नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय परिवेश में फसलों के उत्पादन में मौसम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दिसंबर का मौसम चल रहा है और आप में से बहुत सारे किसान भाइयों ने या तो रबी फसलों की बुवाई कर ली होगी या करने को होंगे। दिसंबर में जैसा मौसम रहना चाहिए यानी कड़क सर्दी, मौसम का रुख अभी वैसा नहीं है। मौसम के इस नरमी और गर्मी में वैज्ञानिक क्या सुझाव देते हैं आपको, आपकी बोई गई फसलों को सुरक्षा देने के लिए, उनको नुकसान से बचाने के लिए। ऐसी ही कुछ जानकारियों को समेटे मौसम की इस लुका छुपी के बीच शुरू करते हैं आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह सबसे पहले खबरें खेती व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। कीटनाशकों का ऑनलाइन पंजीयन जरूरी, मध्य प्रदेश में 58% बुआई। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेला 11 दिसंबर से। झुलसा रोग से बचाएं आलू और पोटाश से बढ़ाएं गन्ने की मिठास। कीटनाशकों का ऑनलाइन पंजीयन जरूरी। कीटनाशकों के पंजीकरण को निदेशालय द्वारा ऑनलाइन करने के प्रयास को सराहा। केंद्रीय मंत्री ने पंजीकरण के आवेदनों को भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए और बताया कि इस कदम से निदेशालय में और भी ज्यादा पारदर्शिता आएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विगत 1.5 वर्षों में 51,594 कीटनाशक पंजीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश में रबी फसलों की बुआई तेजी से चल रही है। अब तक 61,59,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य का 58.6% है। हालांकि गत वर्ष की अपेक्षा बुआई इस वर्ष कम है। इसमें रबी की प्रमुख फसलें गेहूं की बुआई 25 लाख हेक्टेयर में हुई है। इस वर्ष गेहूं की बुआई लक्ष्य 55.85 लाख हेक्टेयर रखा गया है। इसी प्रकार चने की बोनी 29.30 लाख हेक्टेयर, जो लक्ष्य के विरुद्ध 78% है। मध्य प्रदेश की सभी वन समितियों को एक ही स्थान पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 11 से 15 दिसंबर 2015 तक लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। मेले के संदर्भ में संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी ने बताया कि वन औषधि का उपयोग मनुष्य के लिए लाभकारी है। भोपाल में आयोजित होने वाले हर्बल मेले में वन समितियों के साथ वन औषधीय बनाने वाली निजी संस्थाएं भी हिस्सा लेंगी। आलू फसल में कंद बनने के पहले बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद ही अगेती झुलसा रोग आता है, जिसके कारण पत्तियों पर काले गोल धब्बे बन जाते हैं, जो बढ़कर पत्तियों की भोजन संचार व्यवस्था में बाधा डालते हैं और आलू के कंदों के विकास में कमी लाकर उत्पादन प्रभावित करते हैं। आलू पर दिसंबर-जनवरी के आसपास कम तापमान और भारी नमी के कारण पिछेती झुलसा भी पत्तियों पर आता है, जो अधिक हानिकारक होता है। एक रात में फसल चौपट करने की क्षमता रखता है। अगेती झुलसा की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतर से 2 से 3 छिड़काव करें। ताम्रयुक्त फफूंदनाशी डाइफोलेटॉन अथवा बोर्डो मिश्रण ताज़ा बनाकर 2 छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतर से करें। साथ ही सिंचाई नियंत्रित करें। गन्ने की मिठास में पोटाश की भूमिका अग्रणी होती है। इसे ट्रैफिक मैन के रूप में जाना जाता है, जो किसी तत्व की अधिकता के कुप्रभाव को रोकता है। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट निर्माण एवं शर्करा के संश्लेषण में पोटाश की प्रमुख भूमिका है। यदि पोटाश तत्व की कमी हुई तो प्रकाश संश्लेषण से तैयार भोजन संचालन में कमी हो जाती है। गन्ने में शर्करा की मात्रा पोटाश के प्रयोग से बढ़ती है। पोटाश उपयोग से गन्ने की मोटाई एवं शर्करा की रिकवरी में सार्थक वृद्धि होती है। पोटाश गन्ने की जड़ तंत्र को विकसित करता है, जिससे जल शोषण क्षमता बढ़ती है। कमी की स्थिति में और अधिक जल भराव के समय कुप्रभाव से फसल बचाती है। पोटाश तत्व कोशिका दीवार को मजबूत करता है तथा स्टोमेटा खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है, जिससे सूखा सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। गन्ने की बुआई के ठीक पहले खेत में पोटाश की आधी मात्रा का उपयोग मिट्टी में मिलाकर करें, क्योंकि प्रथम 2 माह में फसल द्वारा 25 से 30% पोटाश का उपयोग किया जाता है तथा आधी मात्रा निराई गुड़ाई या मिट्टी चढ़ाते समय बुआई के 60 दिन बाद करें। पेड़ी की फसल में पत्तियों को सड़ाने के लिए नमी के साथ 20 किलोग्राम यूरिया छिड़ककर मिट्टी में दबाने से 20 से 25% तत्व की पूर्ति हो जाती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में केले के भाव इस प्रकार रहे। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 291 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 911 रुपये प्रति क्विंटल। इंदौर मंडी में केले का न्यूनतम भाव रहा 200 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 500 रुपये प्रति क्विंटल। जबलपुर में जहां न्यूनतम भाव रहा 900 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव 1100 रुपये प्रति क्विंटल रहा और सागर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 800 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1000 रुपये प्रति क्विंटल। अब आते हैं प्याज पर। दमोह मंडी में न्यूनतम भाव रहा 500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1000 रुपये प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1600 रुपये प्रति क्विंटल। भोपाल मंडी में न्यूनतम भाव रहा 300 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 800 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1600 रुपये प्रति क्विंटल। अंत में बात करते हैं मटर की। बीना मंडी में न्यूनतम भाव रहा 4000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 4400 रुपये प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव रहा 3800 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 4615 रुपये प्रति क्विंटल। दतिया मंडी में न्यूनतम भाव रहा 2342 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2396 रुपये प्रति क्विंटल। और जबलपुर में न्यूनतम भाव रहा 2550 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 4211 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, मक्का एक अधिक उपज देने वाली फसल है। मोटे अनाज के रूप में कभी गरीबों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मक्का आज उद्योग जगत में अपना एक स्थान बना चुकी है। परंपरागत रबी फसलों जैसे गेहूं, चना के साथ साथ किसान भाई आजकल मक्का की फसल को भी प्रमुख रूप से लेने लगे हैं। मक्का की खेती में और कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाए, कौन सी सावधानियां बरती जाएं, इसके बारे में जानकारी देंगे आज हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पराड़कर जी। आप जानते हैं कि अच्छे किसान की जो पहचान होती है वो नवाचार की होती है, और नवाचार या परिवर्तन कहना चाहिए कि प्रगति का द्योतक होता है। इसी तारतम्य में आपसे बात करना चाह रहा था कि कुछ तकनीक या कुछ फसलें ऐसी चुनाव करें जो कि आपदा के समय या जो परेशानी के समय हमको परंपरागत खेती को छोड़ के कई ऐसी फसलों का भी चुनाव किया जा सकता है जिससे हमारा उत्पादन बढ़ाया जा सके। उस धारा में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मक्का की एक फसल है, जबकि आपसे इस फसल से परिचित है ऐसा नहीं, परंतु मौसम बदल के यदि हम मक्का के उत्पादन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदे की फसल आपको समझ में आती है। और दूसरा, जो परंपरागत रबी की फसलें चल रही जिसमें गेहूँ, चना है, अलसी है, मसूर है, इनकी तुलना में निश्चित रूप से ये फ़ायदे की फसल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस फसल को अपनाएं, रबी में अपनाएं और खरीफ की फसल की तुलना में 150 से 200% कहना मतलब 1.5 से दुगना का आप उत्पादन ले सकते हैं। अब हम इसको फ़ायदे के रूप में क्यों देखना चाहते हैं?
आप समझते हैं कि जैसे अनाज वाली फसलों में मक्का एक विश्वसनीय फसल है, जैसे किसान भाइयों की रबी में गेहूं की फसल है। परंतु हम ये चाहते हैं कि यदि हमारे पास अधिक फसलें हो, अधिक मतलब परिस्थिति अच्छी हो, तो निश्चित रूप से होने वाला जो घाटा है या धोखा है उससे बचा जा सकता है। मैं आपसे चाहता हूँ कि गेहूं की फसल के साथ साथ यदि आप इसी मौसम में, इसी बुआई के दौरान यदि आप रबी की मक्का अपनाते हैं तो निश्चित रूप से फ़ायदे का सौदा होगा। अब रबी की मक्का के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो जातियों के चुनाव की हम बात करेंगे। तो जातियों में मैं आपसे यही कहूँगा कि मध्यम से जो देरी से पकने वाली जो किस्म है ये रबी के मौसम में लगानी चाहिए, क्योंकि यदि शीघ्र और अतिशीघ्र लगाने की बात करेंगे तो ये 140 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और यदि देरी और मध्यम वाली जो किस्म लगाएंगे तो 150 दिन लेगी। परंतु उत्पादन का जो अंतर हो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप रबी के लिए मक्का फसल लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज जो प्रचलन में चल रही है संकरित बीज आपके पास उपलब्ध है, उसी किस्म को लगाया जा सकता है। ध्यान ये रखना है हमें कि देरी से या मध्यम से पकने वाली किस्म हो। निश्चित रूप से अंतर क्या होना चाहिए? तो अंतर के लिए मैं आपसे कहूँगा कि 60 सेंटीमीटर जो कतार से कतार का अंतर है और 20 सेंटीमीटर पौध से पौध का, यदि हम ये अंतरण रखते हैं तो 83,000 पौधे प्रति हेक्टेयर में आते हैं, और जो उत्पादन का जो स्तर है हमको अधिकतम मिलता है। रही बात खाद की, तो नत्र, स्फूर और पोटाश हम लोग हेक्टेयर के लिए देते हैं वो 160 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा आपसे कि झिंक सल्फेट आप यदि देना चाहते हैं तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यदि आप झिंक सल्फेट देते हैं तो आपको पूरा उत्पादन मिलेगा। परंतु यहाँ मैं एक बात और समझाइश देना चाहूँगा कि ये जो हम खाद आपको बताई है, जो मात्रा बताई है, आपसे नहीं बन पाता है तो एक आधा दीजिए, एक चौथाई दीजिए, पर हो अनुपात में। निश्चित रूप से संतुलित खाद आप देंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए फ़ायदे करेगा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास यदि पैसा है और हम यूरिया ही बहुत ज़्यादा दे दें या फास्फोरस ज़्यादा देते, ये कोई अच्छी बात नहीं है। संतुलित खाद आप दें, ये हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं और इस बात को आप अपनाएंगे। हो सके आप बायो फर्टिलाइज़र है इसमें उपयोग कर सकते हैं, आपको एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिडियम है, और पीएसबी जो हमारे बैक्टीरिया हमें उपलब्ध होते हैं या सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया के लिए उपयोग करते हैं, ये यदि हम कल्चर का उपयोग करते हैं तो हमारे जो रासायनिक खाद की तुलना में ये बहुत हमें सस्ता पड़ता है और फसल को फ़ायदा देता है। रही बात अपने सिंचाई की और खरपतवार नियंत्रण की, तो निश्चित रूप से एट्राजिन रसायन आपके बहुत प्रचलन में आया हुआ है। आप बोनी के तुरंत बाद यदि एट्राजिन का छिड़काव कर देते हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर यदि हम बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर देते हैं तो हमें पूरा नींदा नियंत्रण मिल जाता है। एक बात और है कि मैं आपसे ये चाहूँगा कि सिंचाई कितनी हो, तो जो गेहूँ को आप जितनी सिंचाई करेंगे वही मक्का के लिए उपयोगी होगी। परंतु एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसकी फसल की अवधि बढ़ जाती है, इसलिए 1 या 2 सिंचाई आपको आखिरी में बढ़ा के देना होगा। इसका मतलब यदि हम गेहूं की तुलना यदि हम मक्का से करते हैं तो 2-3 जगह आपको फ़ायदे की बात समझ में आती है। पहली बात है कि आपको प्रति एकड़ जो गेहूं का बीज है वो 40 किलो प्रति किलो हेक्टेयर 1 एकड़ के लिए लगेगा, इसका मतलब 100 किलो प्रति हेक्टेयर। परंतु यदि मक्का की बात करते हैं तो सिर्फ 8 किलो प्रति एकड़ या 20 किलो प्रति हेक्टेयर इसकी आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से लागत में कमी आएगी। इसमें 60 सेंटीमीटर की यदि कतार है तो गेहूं की तुलना में ये बिरला होगा, तो इसमें हम नींदा का नियंत्रण अच्छे से कर पाएंगे। एक और मैं फ़ायदे की बात मक्का की फसल में बताना चाहूँगा कि यदि आप मक्का की फसल ले रहे हैं तो इसमें अंतर्वर्ती फसलें बहुत लगाई जा सकती है, क्योंकि शुरुआत में मक्का की बढ़वार बहुत धीमी होती है। इसमें आप मेथी है, पालक है, मटर है, आपकी प्याज है, आपकी मूली है, गाजर है, ये ऐसी बहुत सारी फसलें इसके अंतर्गत लगा सकते हैं। फ़ायदा इसमें यह होगा कि मक्का के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, बोनस में आपको जो अंतर्वर्ती फसल जो लगाई है उससे फ़ायदा मिलेगा। निश्चित रूप से किसान भाइयों ने यहाँ शुरू किया है हरी धनिया, मेथी और पालक। किसान भाई अपना जब मक्का के साथ में इस फसल को एक कतार एक में लगा देते हैं और हरी धनिया, मेथी, पालक करीब 45 दिन के लगभग निकाल कर मक्का की फसल को बढ़ने देते हैं। निश्चित रूप से उत्पादन का स्तर इतना अधिक मिलता है कि हमें 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या कहना चाहिए 30 क्विंटल प्रति एकड़ से लेकर 40 क्विंटल तक के प्रति एकड़ में हमें उत्पादन मिलता है। यदि आप ऐसी पद्धति को अपनाते हैं निश्चित रूप से आपको ये फ़ायदे की बात होगी। परंतु ये आप एक बात समझते होंगे कि ये खरीफ की फसल की तुलना में रबी की फसल में अच्छा उत्पादन क्यों मिलता है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो कीट व्याधि की समस्या कम रहती है, खरपतवार बहुत कम रहते हैं। उसके बाद में जो पूरा जो सूर्य प्रकाश मिलता है, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि बरसात में जो बादल होने के कारण से छाया रहती है और उसके कारण से उत्पादन में कमी आती है। तो यदि हम रबी में लगाएंगे तो खुला सूर्य प्रकाश
पूरा मतलब पौध को सूर्य प्रकाश मिलने से अन्नद्रव्य बनेगा और उत्पादन अधिक से अधिक मिलेगा। सबसे बड़ी फायदे की बात एक ये है कि इसकी अवधि बढ़ने के कारण से बहुत खुला मौसम, पूरा सूर्य प्रकाश और उत्पादन बढ़ने के लिए, क्योंकि मक्का एक C4 प्लांट है, इसका मतलब इसमें जितना अच्छा सूर्य प्रकाश होगा उत्पादन उतना अच्छा मिलेगा। ये हम कोशिश करते हैं कि आपको मिले और किसान भाई इसमें फ़ायदा ले सकते। तो निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन बार बार करूंगा कि गेहूं की फसल के साथ साथ रबी की मक्का को यदि आप अपनाते हैं, निश्चित रूप से आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। दो बातें और कहना चाह रहा था कि आज मीठी मक्का की आज आ गई है, तो निश्चित रूप से मीठी मक्का यदि आप लगाते हैं तो हमको मीठी मक्का के भी आर्थिक रूप में ज़्यादा फायदे ले सकते हैं। तो रबी के मौसम में मीठी मक्का, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न यदि लगाते हैं तो ये फसल विभिन्न फसलों मक्का की विभिन्न फसलें लगाकर अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फल अनार के बारे में। अनार एक ऐसा फल है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ हमारे शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ाता है। अनार की फसल लगाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, उनके कतारों के बीच की दूरी क्या हो, पौध से पौध की दूरी क्या हो, अनार की कौन सी किस्मों का इस्तेमाल किया जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, अनार की फसल में जल प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन का किस तरह ध्यान रखा जाए, इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम देशमुख जी से। इस समय आप जो देख रहे हैं अनार की खेती के बारे में छिंदवाड़ा में जो अनुकूलता के ऊपर हम जो अध्ययन कर रहे हैं, पिछले 3 साल से हमने जो शुरुआत करी है। इससे पहले देखा गया था कि हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में जो था अनार की खेती नहीं के बराबर होती थी, लेकिन किसानों की उत्सुकता थी कि अनार की खेती के लिए हम लोग कुछ प्रयास करें। तो हमने 2012 में इसका प्लांटेशन किया और हमने 160 पौधे का यहाँ पे रोपण किया। जब रोपण हमने किया तो उसके बाद हमने उसमें स्पेशल रूप से ध्यान रखा कि हमको पौधे से पौधे की दूरी, कतार की से कतार की दूरी, उसका जल प्रबंधन, उसका न्यूट्रिशन प्रबंधन, खाद प्रबंधन, उस पर विशेष रूप से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें जो हमने प्रजाति उपयोग में लाई है वो है भगवा प्रजाति। जो भगवा प्रजाति है उन्नत प्रकार की प्रजाति है। इसमें कम से कम रोग लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमको किसान भाइयों को जानने की आवश्यकता है। हमको इसको रेज बेड में लगाना पड़ता है। रेज बेड मतलब हमको ऊंचे पे लगाएं ताकि हमारा पानी जल निकासी आसानी से हो जाए और उसमें जो फंगस डिसीज़ है, फफूंदनाशक जो बीमारियां हैं वो कम से कम हो। पौधे से पौधे की दूरी जो होती है 8 फीट से 10 फीट रख सकते हैं और कतार से कतार की दूरी 12 से 14 फीट के बीच में आप इसमें रख सकते हैं। साथ ही इसमें हमको ध्यान देना होता है कि इसमें कटाई और छटाई वो हमको नियमित हर महीने करनी होती है, क्योंकि अनार एक ऐसा पौधा है जो वर्ष भर फल और फूल दे सकता है। लेकिन हमको इसमें ध्यान रखना है कि हमको साल में या तो 1 बार या साल में 2 बार ही हमको इसमें फल लेने हैं। हमने यहाँ पे पाया कि हमको औसतन जो है 9.5 किलो पहला फल मिला, जो 18 महीने बाद हमको मिला। दूसरा जो हमको फल मिला उसके 6 महीने बाद वो 8.5 किलो प्रति पौधा के हिसाब से हमको मिला। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है जल प्रबंधन की, क्योंकि अनार का जो पौधा है उसको पानी की आवश्यकता बहुत कम चाहिए, उसको एक नमी की मात्रा चाहिए। तो हमने यहाँ जो प्रयोग में किए हैं वो ड्रिपर का उपयोग किया है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, जो टपक सिंचाई प्रणाली है, उसका हमने इसमें प्रयोग किया है। और इसमें हमने 8 LPH के 4 ड्रिपर हर पौधे में हमने लगाए हैं। तो 32 लीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 32 लीटर पानी एक पौधे में चला जाता है। यदि हमको पानी उतना ही हम देते हैं जितना हमको इसकी आवश्यकता होती है। तो हम पानी की आवश्यकताओं की गणना हम कैसे करें,
तो जितना तापमान होगा, जितना वाष्पीकरण होगा, जितना पानी वाष्प द्वारा उड़ता है, उतना ही पानी हम इसमें देते हैं। वो हम उसका अनुमान लगा लेते हैं कि आज सूर्य का प्रकाश इतना है तो इतना अनुमान, इतना पानी वाष्पीकृत हुआ होगा, तो उतना हम पानी उसमें डाल देते हैं। गर्मी के समय हम अप्रैल, मई और जून में हमको प्रतिदिन इसमें सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है। ठंड में हम इसको हर तीसरे दिन सिंचाई देते हैं और बारिश के में सिंचाई देने की आवश्यकता हमको नहीं होती। दूसरी चीज़ होती है इसमें उर्वरक प्रबंधन। क्योंकि हम इसमें ड्रिप का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले जब हम पौधा लगाते हैं उसी समय 10 किलो प्रति पौधे के हिसाब से हम गोबर की खाद डाल देते हैं। साथ में उसमें हम फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करते हैं ताकि कोई फफूंदनाशक बीमारी उसमें ना आए। दूसरी चीज़ होती है उसमें तरल उर्वरकों का प्रयोग। इसमें जितना भी हम उर्वरक चलाते हैं, चाहे NPK हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, सूक्ष्म तत्व हो, वो हम ड्रिप्स के माध्यम से चलाते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हमको 90% तक पानी की बचत होती है और 10% पानी ही हमारा अनुपयुक्त में जाता है। तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली से हम एक 1 HP के पंप से हम इसमें पूरी सिंचाई करते हैं। इसके साथ ही हमारे जो दूसरे उद्यान है उसमें भी सिंचाई हो जाती है। तो हमको देखना पड़ता है कि यदि हमको NPK देना है तो 1 किलो NPK हम इसके फर्टिलाइज़र टैंक में घोल लेते हैं और उसको हम इसमें चला देते हैं। तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली में ये फ़ायदा होता है, यदि हमको किसी पौधे को 20 ग्राम NPK चाहिए तो 20 ग्राम ही पौधे में जाएगा। यदि हम मैनुअली देते हैं, लेबर के द्वारा देते हैं या अपने हाथों से देते हैं, तो हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन ड्रिप सिंचाई प्रणाली ये कहती है कि उसमें जो ड्रिपर लगे होते हैं उसमें जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर यदि आपकी ढाल वाली जगह है तो भी उतना ही उसमें पानी जाएगा और खाद जाएगा, यदि आपकी निचली जगह है तो भी उतना जाएगा, ऊंची जगह है तो भी उतना जाएगा। तो इसलिए इसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली अनुशंसित है और जिसका हम इसमें प्रयोग करते हैं। साथ में हमने इस साल इसमें एक नया प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें खरपतवार की बहुत समस्या आती है। क्योंकि जब भी बारिश होती है तो खरपतवार बहुत से उगाते हैं जो हमारे आवश्यक जो पोषक तत्व हैं जो पौधे को मिलने चाहिए उसका वो शोषण कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने प्रयोग के तौर पे पॉलीथीन शीट का प्रयोग किया, जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक मल्चिंग। प्लास्टिक मल्चिंग ये बहुतायत से आजकल उपयोग में आ रही है उद्यान की फसलों में। इसमें आप देख पाएंगे ये 2 कलर की होती है। जो ऊपरी कलर है जो अभी दिख रहा है, ये चमकीला जो कलर कहलाता है, ग्रे कलर कहलाता है, और इसका जो निचला कलर है वो काले कलर का होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लगाते हैं कि काला कलर हमेशा ज़मीन की तरफ हो, नीचे हो, और जो चमकीला कलर हो वो ऊपर हो। इसको किसान भाई कभी भी उल्टा ना करें, अगर उन्होंने उल्टा कर दिया तो इसका प्रभाव उतना नहीं हो पाएगा। तो काले कलर का ये फ़ायदा होता है कि काला कलर जो होता है वो पौधों की जड़ों के लिए आवश्यक अंधेरा उपयुक्त कराता है, और जो आवश्यक सूक्ष्म जीव है उसमें बहुत अच्छे से प्रगति करते हैं, वो अच्छे पनपते हैं उसमें, और पौधे को पोषक तत्व प्रदान करने में सहायता करते हैं। जो चमकीला कलर होता है वो रिपेलेंट का काम करता है। बहुत से जो कीट पतंगे हैं उसके चमक से वो दूर भागते हैं और उसमें कम से कम अटैक होता है। तो ये प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करके हम एक अतिरिक्त इसका लाभ ले सकते हैं। और दूसरा इसका एक फ़ायदा होता है निंदाई की समस्या। हमको निंदाई में बिल्कुल कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं तो हमको हर 3 महीने में, हर 2 महीने में हमको हर पौधे के आसपास निंदाई करने की आवश्यकता होती है। यदि हम प्लास्टिक मल्चिंग लगा देते हैं तो प्लास्टिक मल्चिंग से आपको जितना खर्चा आएगा उतने खर्चे में उससे ज़्यादा खर्चा आपको निंदाई में लगता है। तो ये प्लास्टिक मल्चिंग का ये प्रयोग है। वर्तमान में पौधे 3 साल के ऊपर हो चुके हैं और अभी देख पा रहे हैं कि इसमें तीसरी फ्रूटिंग आ रही है, और ये आने वाले 4 महीने में ये पौधे फ्रूटिंग दे देंगे। और हम अनुमान कर रहे हैं कि इस बार भी हमको 9 से 10 किलो प्रति पौधे के हिसाब से इसका उत्पादन मिलेगा। साथ ही में इसमें कुछ बीमारियां आती है, उसके लिए हम समय समय पर फफूंदनाशक दवा, कीटनाशक दवाओं का हम प्रयोग करते हैं। और साथ ही एक इसमें देखा जाता है कि जो पौधे के समीप से छोटे छोटे वाटर शूट्स निकलते हैं, वो वाटर शूट्स को हम हर 15 दिन में, 8 दिन में हमको अलग करना होता है। क्योंकि यदि हम अलग नहीं करेंगे तो जो आवश्यक पोषक तत्व है ये वाटर शूट खा लेते हैं, वो शोषित कर लेते हैं, और पौधे में जो फलों की संख्या कम हो जाती है। तो वो भी हमको किसान भाइयों को देने की आवश्यकता है कि इसका हम प्रयोग करें। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, और इस बार
ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।